औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 2 के अंदर हम प्रोटेक्शन स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का सेकंड हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है द स्किन ऑफ एवियन रेप्टाइल्स। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि हम स्किन ऑफ बर्ड्स जो है वो पढ़ने लगे हैं। अब जो बर्ड्स की स्किन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेप्टिलियन फीचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी एपिडर्मल ग्लैंड जो है वो मौजूद नहीं होता। अब इसके अंदर रेप्टिलियन फीचर्स क्यों मौजूद हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर ये रेप्टाइल्स वाले फीचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी एपिडर्मल ग्लैंड नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि बर्ड्स के अंदर सिर्फ एक ही एपिडर्मल ग्लैंड है और उसको हम यूरोपाइजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड कहते हैं। अब इसका फंक्शन तो नहीं हमारे साथ शेयर किया गया, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि ये जो यूरोपाइजल ग्लैंड है या जो प्रीन ग्लैंड है, ये एनस के पास या आप कह सकते हैं कि क्लोएका के पास मौजूद होता है और इसमें से जो है वो एक ऑयल सा निकलता है। बर्ड्स क्या करते हैं कि यहाँ से ऑयल लेकर अपनी बीक में, अपनी चोंच के अंदर और अपने फैदर्स के ऊपर लगाते रहते हैं, ताकि फैदर्स जो हैं जब उनके ऊपर पानी पड़े तो इनके फैदर्स गीले ना हों। उसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बॉडी को देखते हैं तो इनकी एपिडर्मिस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं थिन स्किन्ड। क्या मतलब, ये बहुत ही पतली स्किन वाले होते हैं। इतनी पतली इनकी एपिडर्मिस होती है कि वो सिर्फ 2 से 3 सेल्स की जो है वो थिकनेस शो करती है। यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मली तो हम इंसानों के लिए कहते हैं कि काफ़ी थिन स्किन है, जो कि मुहावरतन बोला जाता है। मतलब थिन स्किन का मतलब होता है कि काफ़ी सेंसिटिव होना, अगर उसको कोई बात कर दी जाए तो उसको फील कर ले, महसूस कर ले और अपसेट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं काफ़ी थिन स्किन है। कहते हैं कि ये लिटरली बर्ड्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि बर्ड्स जो है वो थिन स्किन्ड होते हैं, कि उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिर्फ 2 से 3 सेल थिक होती है। अगर हम इसकी और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसकी जो मोस्ट कम्प्लेक्स डेरिवेटिव है वो फैदर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है, ये हमारे अंदर भी मौजूद होती है, मतलब मैमल्स के अंदर भी, ये रेप्टाइल्स के अंदर भी मौजूद होती है, ठीक है? इसी तरीके से ये एम्फीबियंस के अंदर भी मौजूद होती है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो उसमें इसका डेरिवेटिव जो है वो स्केल्स होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो इससे फैदर्स बनते हैं। हमारे अंदर जो है वो हेयर्स बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम की, उसमें जो मोस्ट कम्प्लेक्स डेरिवेटिव है वो एक्चुअल में फैदर्स होते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ बताया गया है कि इनकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है बर्ड्स की, जो कि केराटिनाइज लेयर है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगेन ये बात उसी थिन स्किन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स को देखेंगे, जो कि डर्मस होती है, तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स और दूसरी सेंसरी बॉडीज़ जो है वो मौजूद होती है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम नई बात सीखते हैं कि जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं, उनमें से छोटी-छोटी थैलियाँ निकलती हैं, जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं। वो जो एयर सैक्स हैं, वो जो एयर स्पेसेस हैं, वो इसकी डर्मिस के अंदर भी जो है वो एक्सटेंड हुए होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं। और वो रेस्पिरेशन के अंदर तो हेल्प कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ वो थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। मतलब कि बर्ड्स की जो बॉडी की हीट है, उसको भी एडजस्ट करने में वो एयर स्पेसिस, वो एयर सैक्स जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। अगर हम देखें इसकी डर्मस के हवाले से मज़ीद अगर हम पॉइंट ऐड करें तो इसमें बताया गया है कि इसकी डर्मस के नीचे स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद जो फैदर्स हैं, उनकी पोजीशन को एडजस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब किसी बर्ड को अपने फैदर्स की पोजीशन क्यों एडजस्ट करनी पड़ सकती है? ज़ाहिर बात है, जब उसने उड़ना है तो उसने अपने फैदर्स को एक ख़ास एंगल पे रखना है। उसके अलावा जब जो किसी परिंदे को सर्दी लगती है या गर्मी लगती है, तो उसके मुताबिक अपने फैदर्स जो हैं वो उसके एंगल जो है वो क्रिएट करता है। इसी तरीके से बर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर शो करने के लिए भी अपने फैदर्स की अरेंजमेंट जो है वो शो करते हैं। जिसमें बड़ी मुझे क्विकली 2 एग्ज़ाम्पल्स याद आ रही हैं कि अगर आपने कभी मुर्गों को लड़ते हुए देखा हो, तो उनके नेक के जो फैदर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो ये उनका अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने देखा हो कि जो मोर होता है वो किस तरीके से अपनी पूरी टेल के जो फैदर्स होते हैं उनको फैला लेता है, ठीक है? तो ये भी उसका एक बिहेवियर होता है अपनी ब्यूटी शो करने का।
उसके अलावा अगर हम एक्वेटिक बर्ड्स की बात करें जिसमें बतख वगैरह आ जाती है, डक्स आ जाती हैं, तो उनके हाइपोडर्मल जो लेयर होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट होते हैं। और ये जो फैट्स होते हैं ये उनकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर की जो हीट होती है उसको बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट चीज़ जो है जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो आ जाती है इसकी डायग्राम। इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो इसकी जो लेयर है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाली एपिडर्मिस है और उसके नीचे जो है वो थिक लेयर डर्मिस मौजूद होती है। अगेन हमने इसको थिन स्किन का टाइटल दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से 3 ही लेयर्स पढ़ेंगे। एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर लेयर है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसका जो मोस्ट कम्प्लेक्स डेरिवेटिव हो सकता है वो फेदर्स होता है जो कि परिंदों के अंदर मौजूद होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे जो सेकंड लेयर होती है वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। और आपने अगर प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है ये वो लेयर है कि अगर ऊपर से कोई सेल्स डैमेज हो जाएं तो इस लिए लेयर से नए सेल्स बनाकर भेजे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक तरह से न्यू सेल्स की जनरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक्चुअल में ऊपर वाली एपिडर्मस और नीचे वाली डर्मस को आपस में मिलाकर रखती है, जोड़ती है। और डर्मिस के नीचे आपको कोलेजन फाइबर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के इलास्टिक फ़ाइबर्स जो है वो मौजूद होंगे। इसी के अंदर वो मसल्स वगैरह भी होंगे, स्मूथ मसल्स, जो कि इसके फैदर्स के एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और इसके साथ हमारा जो बर्ड्स की जो स्किन है वो वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जो है वो मैमल्स की स्किन को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल डिस्कशन से पहले हम पहले इसकी एक डायग्राम जो है वो देख लेते हैं। अब जी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो हमने इसकी स्किन को जो है वो मेजर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाला जो बहुत ही थिन हिस्सा है वो एपिडर्मस है और नीचे वाला जो थिक हिस्सा है वो डर्मस कहलाता है। और एपिडर्मस और डर्मस के नीचे जो है वो हाइपोडर्मस है। और हाइपोडर्मस के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना येलो वाला मटेरियल मौजूद है जो कि एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें एक और चीज़ आप नोट करें कि ये जो हाइपोडर्मस है और डर्मस है इसी के अंदर सिर्फ ब्लड वेसल्स की सप्लाई मौजूद है। एपिडर्मस के अंदर ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होती। अगर आप इस डायग्राम की लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको एक सडोरीफेरस ग्लैंड जो है वो मौजूद हो रहा है, नज़र आ रहा है। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो सडोरीफेरस ग्लैंड होता है एक्चुअल में इसका दूसरा नाम स्वेट ग्लैंड है। और ये स्वेट प्रोड्यूस करने में, पसीना जिसको कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको एरेक्टर पिलाई मसल भी नज़र आ रहे हैं। ये वो मसल्स हैं जो हमारे हेयर्स को पोजीशन को चेंज करते हैं। अब मैं बात सिंपल रखता हूँ कि कभी-कभी इस तरह होता है कि हमें एकदम से कोई सर्दी वगैरह लगती है या हम एकदम से डर जाते हैं या कोई की इमोशनल बात हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स जो हैं वो बाजू वगैरह के या बॉडी के वो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम जो है वो कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना। इंग्लिश में उसको गूज़ बम्प्स कहते हैं। वो एक्चुअल में जो गूज़ बम्प्स हैं वो इन्हीं इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से होते हैं। ये जो इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं ये इस तरीके से कंट्रैक्ट करते हैं और कंट्रैक्ट करने की वजह से जो हेयर के फॉलिकल्स हैं, मतलब कि जहाँ पर हेयर मौजूद होते हैं, ये उनको पुश करते हैं। और जब उनको पुश करते हैं तो स्किन के ऊपर वाले जो हेयर होते हैं वो एकदम से इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिसको हम गूज़ बम्प्स कहते हैं। ठीक है? और इसी तरीके से आपको स्किन के ऊपर जो बाल दिखाई दे रहे हैं वो हिस्सा हेयर का जो कि स्किन से बाहर होता है उसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। और वो हिस्सा जो स्किन के अंदर मौजूद होता है उसे हम हेयर रूट कहते हैं। ठीक है? तो इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमने पढ़ी हैं, इसी को हम ज़रा यहाँ पर डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो जब हम स्किन ऑफ मैमल्स डिस्कस करते हैं तो बताया गया है कि इसमें कुछ नोटेबल फीचर्स हैं, मतलब कोई खासियत इनकी जो है वो 4 बताई गई हैं। सबसे पहले जो मैमल की स्किन होती है उसके ऊपर हेयर्स लाजमी मौजूद होंगे। दूसरी चीज़, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एपिडर्मल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तीसरी चीज़, इनकी जो एपिडर्मिस है वो काफ़ी स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड मतलब उसमें लेयर्स मौजूद होंगी। कॉर्निफाइड है। कॉर्निफाइड मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स की डिपोजिशन जो है वो मौजूद होती है। और जो चौथी और सबसे थिकेस्ट लेयर है जो कि एपिडर्मिस से भी थिकेस्ट है उसको हम डर्मिस कहते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो मेमेलियन की स्किन है, मतलब जो उसकी एपिडर्मिस है, वो एक्चुअल में स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा सेवरल लेयर्स जो है वो मौजूद होती हैं। जो डीपेस्ट लेयर होती है इस एपिडर्मिस की, उसमें जो सेल्स की डिवीजन है वो काफ़ी रैपिड होती है और वो ऊपर की तरफ सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। और जो सबसे पुराने वाले सेल्स होंगे, ज़ाहिर बात है वो ऊपर स्किन की तरफ होते हैं।
तो वो जो स्किन के सेल्स होते हैं वो केराटिनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केराटिन भर दी जाती है और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। मतलब सिंपल अल्फाज के अंदर कि हमारी जो स्किन के सबसे आउटर वाले जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में डेड सेल्स होते हैं और उनके बाहर ग्लाइकोलिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको वाटर प्रूफिंग क्वालिटी उसकी होती है। अब आप खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ग्लाइकोलिपिड की वजह से जो वाटर लॉस है वो कम से कम करने की कोशिश की जाती है। जो हमारा केराटिनाइज सेल्स के जो सबसे आउटर स्किन लेयर है अगेन उसका क्या नाम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। और ये वही लेयर है जो बर्ड्स के अंदर भी सबसे बाहर पे मौजूद होती है। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि स्ट्रेटम कॉर्नियम का बर्ड्स के अंदर जो डेरिवेटिव बनता है वो फैदर्स हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो कि हम मैमल्स के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर हेयर्स बनते हैं। बहरहाल ये जो केराटिन है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है जारी बात है जो कि केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं ये डिहाइड्रेशन से महफूज रखती है और ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब ये वो पहली चीज़ है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। आप स्किन भी कह सकते हैं, आप स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कह सकते हैं। और ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे है, ये बाहर से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर होने की मतलब से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस से भी बचा रहे होते हैं। बताया जाता है कि जो हम मैमल्स हैं और जो दूसरे हैं उनके अंदर स्किन ही वो चीज़ है जिसने हमें इस काबिल किया कि हम इस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रह सकें। अगर हमारी बॉडी के ऊपर स्किन मौजूद ना होती या ठीक तरीके वाली स्किन मौजूद ना होती तो इस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर इस ज़मीन के ऊपर हमारा बहुत सा बॉडी का जो वाटर था वो लॉस हो जाना था और हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाना था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम डर्मिस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगेन पहले भी डिस्कस किया कि थिकेस्ट पोर्शन जो मेमेलियन स्किन का है वो डर्मिस होता है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स हमने देखी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, नर्व एंडिंग्स होंगी और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब हेयर फॉलिकल्स वो चीज़ें हैं मतलब कि वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हेयर जो है वो लगा होता है या मुझे कहना चाहिए कि हेयर रूट इसके अंदर मौजूद होती है। उसके साथ साथ सेंसरी रिसेप्टर्स भी हमारी स्किन के अंदर या डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। स्मॉल मसल्स होंगे जिसमें हमने एरेक्टर पिलाई मसल्स का नाम पढ़ा और ग्लैंड्स होते हैं। अब ये दो ग्लैंड्स हमने पढ़ लिए, एक सोडोरिफेरस ग्लैंड्स और एक सिबेशियस ग्लैंड्स। उसके अलावा जो है वो ये एक लाइन हम अलग से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपने अक्सर का देखा होगा कि लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं, चमड़े की चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब कि जो गाय भैंसें हैं उनका चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उनकी स्किन मुझे कहना चाहिए कि इस्तेमाल की जाती है चमड़ा बनाने के लिए। जो शीप्स हैं उनकी स्किन इस्तेमाल की जाती है। तो कहते हैं स्किन में वो कौन सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके लेदर बनाया जाता है। तो एक्चुअल में वो डर्मिस वाला हिस्सा होता है जिसको एक ख़ास प्रोसेस, एक टैनिंग प्रोसेस किससे गुजारा जाता है और उससे जो है वो चमड़ा या लेदर बनाया जाता है। एक्चुअल में स्किन से डर्मिस से चमड़ा बनाने के प्रोसेस को टैनिंग प्रोसेस जो है वो कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो हमें हाइपोडर्मिस के हवाले से बताएगा कि जो डर्मिस के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं और उसके अंदर जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ और स्केलेटल मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं जिनको हम फैट टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, इसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं और ये अगेन हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। क्या मतलब जब सर्दी वगैरह होती है तो ये पूरी कोशिश करता है कि बॉडी के अंदर वाली जो हीट है वो बाहर की तरफ ना निकल जाए। ठीक है, तो ये उसमें इंसुलेशन में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इसी स्किन जो हमारी स्किन है इसके नीचे स्केलेटल मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी हाइपोडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। याद रखिएगा कि हमारी एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती है। मैंने अभी डायग्राम को जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने बात बताई थी और उसको याद रखने के लिए यहाँ पर हमारे ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ डिस्कस की गई है कि जब भी हमें इंजेक्शन लगाया जाता है स्किन के अंदर या किसी हमारे पेट को जिसमें डॉग्स आ जाती हैं, कैट्स, क्योंकि ये भी मैमल्स हैं, तो इनको जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक्चुअल में वो हाइपोडर्मिस के अंदर वो इंजेक्शन जो है ना वो लगता है या डर्मिस के अंदर इंजेक्शन जो है वो लगता है। ठीक है, तो ये आपने जो है ना वो याद रखना है। उसके अलावा ह्यूमंस और जो दूसरे मैमल्स हैं जिसमें हॉर्सेस वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग का जो है वो सहारा लेते हैं। क्या मतलब कि इनके अंदर स्वेटिंग का या पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी के ऊपर जो है ना वो पसीना आना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में वो जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। साथ ही साथ हमारी जो स्किन है वो हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी महफूज रखती है और हमारी जो स्किन है वो कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अलाउ करती है कि वो हमारी स्किन में दाखिल हो, हमारे स्किन के नीचे जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको चेंज करे, कन्वर्ट करे और उससे विटामिन D3 बना दे। और ये हमने पहले लेक्चर के अंदर भी ये बात पढ़ी थी।
और मैंने तब भी ये बात बताई थी कि सूरज से विटामिन डी नहीं आ रहा होता, बल्कि हमारी स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं वो एक्चुअल में सूरज की रोशनी में कन्वर्ट होते हैं और उससे विटामिन D3 जो है वो बनता है। अब हमारी जो स्किन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं और मुख्तलिफ सेंसरी रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के अंदर जो है वो हीट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड को, टच को, प्रेशर और पेन वगैरह, ये सारे सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं ये मौजूद हैं। उसके अलावा हमारी स्किन जो है वो बड़ा हेल्प करती है हमें हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए। अब ज़ाहिर बात है अगर हमारी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई भी सेंसरी रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद ना हो तो हम कैसे सर्वाइव कर सकेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई डेंजर है। तो जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली वगैरह आती है तो हमारे जो स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें उस बात का जो है वो आइडिया देते हैं कि कोई ना कोई तब्दीली जो है वो आई है। यहाँ पर हम जो है वो ग्लैंड्स के हवाले से जो है ना वो बात करेंगे। अगेन दो तरह के ग्लैंड्स यहाँ पर जी हमें बताए गए हैं, एक सडोरीफेरस ग्लैंड्स और एक सीबेशियस ग्लैंड्स। अब सडोरीफेरस ग्लैंड का दूसरा नाम स्वेट ग्लैंड्स है, जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी सरफेस के ऊपर फैले होते हैं और इससे पर्सपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब पर्सपायरेशन का प्रोसेस क्या है कि इन ग्लैंड से स्वेट का, पसीने का बनना पर्सपायरेशन कहलाता है। जो पर्सपायरेशन है, जो पसीना है, वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है और इस एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो होता है। अब कुछ मैमल्स के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो फेरोमोन्स की तरह भी बिहेव करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है कि एक फेरोमोन क्या चीज़ होती है। एक फेरोमोन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कोई भी एनिमल सक्रीड कर सकता है और ये इस वजह से सक्रीड किया जाता है ताकि वो अपने स्पीशीज़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके और इस फेरोमोन की वजह से कोई ख़ास किस्म का बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, मैं बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल दे देता हूँ कि डॉग्स जो है वो एक दूसरे को स्मेल करते हैं। ठीक है, तो वो जब जैसे ही एक फीमेल जो होती है वो एक ख़ास किस्म की ब्रीडिंग स्टेट में होती है जिसमें जब एक मेल डॉग फीमेल डॉग को स्मेल करता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये किस ब्रीडिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम सिंपल ये अभी कह सकते हैं कि उससे वो फेरोमोन्स ही जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, जो दूसरे किस्म के ग्लैंड्स हमारे जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, या सिंपल अल्फाज के अंदर उसको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। और इन सेबेशियस ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होता है। अब सीबम बेसिकली क्या है, ऑयली सक्रीशन को, अमोइलेंट को जो है वो हम सीबम कहते हैं। अमोइलेंट मतलब जो हमारी स्किन को जो है वो सॉफ्ट करता है। बड़े आसान अल्फाज के अंदर कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं या गर्मियों के अंदर हमारी जो स्किन है वो चिपचिपी सी हो जाती है, उसके ऊपर ऑयल सा आ जाता है। वो ऑयल कहाँ से आता है? वो ऑयल एक्चुअल में सीबम होता है और वो सिबेशियस ग्लैंड से जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसका मेन काम ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी जो स्किन है उसके अंदर दाखिल होने से वो रोकता है। ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म के जो स्पोर्स हो सकते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी स्किन में जाने से रोकता है। उसके अलावा जो सीबम है वो फेरोमोन की तरह भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जो सीबम होती है वो एक्चुअल में जो मच्छर वगैरह होते हैं इनको दूर थोड़ा सा रिपेल करती है, भगाती है। अब पता नहीं ये कितनी कुछ सच बात है, लेकिन एक जगह के ऊपर मैंने ये पढ़ा था। उसके अलावा हमारे जो मैमल्स हैं वो स्किन कलर उसके अंदर एक ख़ास किस्म का होता है। ठीक है, हम सब मैमल्स हैं, हम सब का एक स्किन कलर है और ये जो स्किन कलर है ये ख़ास किस्म के पिगमेंट की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल मेलानिन। ये मेलानिन जो है वो ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर मौजूद होता है जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। उन क्रोमेटोफोर्स के अंदर ये मेलानिन होता है। जिस किसी की स्किन के अंदर भी जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा वो उतना ज़्यादा उसकी जो है वो स्किन डार्क होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई डॉग वगैरह देखते हैं तो उसके अगर हेयर्स जो हैं वो कलर इस तरीके से है तो उसमें आप ब्लैक कलर का अगर डॉग है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है। अगर कोई लाइट कलर का है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर मेलानिन क्या है, कम है। ठीक है, उसके अलावा जो स्किन कलर है वो ब्लड वेसल्स की वजह से भी हो सकता है और ब्राइट जो स्किन कलर्स होते हैं वो एक्चुअल में शो करते हैं वेनमस, मतलब कि जहरीले चीज़ को, टॉक्सिक चीज़ को जो है, या बैड टेस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं वो दूर रहते हैं। अब इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, लेकिन हम मैमल्स की एग्जांपल से थोड़ी सी हट के एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। वो है जी स्नेक्स के हवाले से। आप देखिए, अगर कोई आप ब्लैक कलर का स्नेक देखेंगे या रेड कलर का स्नेक देखेंगे, आप जो स्नेक जितना ज़्यादा आपको कलरफुल मतलब कि ब्राइट कलर का दिखाई देगा ना, ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा यार ये बड़ा जहरीला है। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा जहरीला ना हो, लेकिन ये जो ब्राइट स्किन कलर है ये एक तरह से ब्रेन के अंदर एक्टिवेट करता है कि ये जी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये वेनमस हो सकता है। ठीक है, या पॉइजनस हो सकता है।
अच्छा, कुछ जो मैमल्स होते हैं वो कैमोफ्लेज करने के लिए भी अपनी स्किन कलर को इस्तेमाल करते हैं। कैमोफ्लेज मतलब कि छुप जाने में। जिस तरीके से अगर आप देखें कि जो लायंस होते हैं उनका ना ब्राउनिश सा कलर होता है, और अगर वो किसी फील्ड के अंदर मौजूद हो और वहाँ पर ब्राउनिश कलर की ग्रास हो तो उसके अंदर वो छुप जाएँगे, वो कैमोफ्लेज कर जाएँगे तो उनका पता नहीं चलता। सेम इसी तरीके से जो है ना वो विंटर सीज़न के अंदर ना एक फॉक्स होती है, उसके ऊपर भी वाइट कलर के जो है ना वो हेयर्स आ जाते हैं। तो वो वाइट कलर के हेयर्स जो है वो स्नो के अंदर उसको छुपने में, कैमोफ्लेज करने में जो है वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो कलर्स हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स को आपस में पहचानने के अंदर भी, सेक्स को मतलब कि डिफरेंशिएट करने में भी। मिसाल के तौर पर जो मेल होता है उसका कोई शाइनी कलर हो सकता है, फीमेल का थोड़ा सा कम शाइनी कलर हो सकता है। इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। और अगेन रिप्रोडक्टिव स्टेटस को भी जो है वो शो करता है कि मतलब कि मुख्तलिफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कलर्स जो है वो हो सकते हैं। और सेम जो है वो सोशल रैंक्स को भी जो है वो डिफरेंशिएट करने में जो है वो कलर्स जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, स्किन कलर। उसके अलावा अगर हम हेयर की बात करें, हेयर को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि हेयर एक्चुअल में क्या होते हैं। हेयर एक्चुअल में डेड सेल्स हैं जिनके अंदर कैराटिन भरा हुआ होता है और वो हमारी एपिडर्मिस से जो है वो डेवलप होते हैं। अगेन हेयर का वो हिस्सा जो स्किन के अंदर होगा उसको हम हेयर रूट कहते हैं, और वो हिस्सा जो स्किन के बाहर होता है उसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। एरेक्टर प्लाई मसल्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। जब जैसे ही किसी हेयर फॉलिकल को जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा जो हेयर है वो इरेक्ट पोजीशन में आ जाता है, जिसको हम गूज बम्स कहते हैं। ये मैंने डायग्राम के अंदर पहले भी आपको डिस्कस किया। अब हमारे अंदर तो ये गूज बम्स होता है, लेकिन जो बाकी जानवर होते हैं उनके अंदर हम उसको गूज बम नहीं कहते। उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर के अंदर ये वाली चीज़ आती है। मिसाल के तौर पर अगर उनको सर्दी लग रही है तो वो अपने बाल खड़े कर लेते ताकि उनके बालों के अंदर वार्म एयर जो है वो आ जाए, और वो वार्म एयर जो है वो उनको सर्दी से जो है महफूज रखे। या कभी कभार क्या होता है कि आपने कैट्स वगैरह को देखा होगा कि जब वो लड़ने लगती हैं तो अपने हेयर जो है वो खड़ी कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी साइज़ जो है वो बढ़ाकर दिखा रही होती है कि जी मेरा साइज़ बड़ा है, और जो है वो ये शो कर रही होती है कि मैं वल्नरेबल नहीं हूँ, कि मुझ पे आसानी से अटैक नहीं होता। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर जो है ना वो अटैच किया कि इस तरीके से देखें कि किस तरीके से ये जो कैट है इसने अपने हेयर्स जो है वो खड़े किए हुए हैं, कि मतलब ये फाइट करने लगी, या एकदम से अगर डर जाए तो तब भी इस तरीके से ये इसके हेयर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हेयर्स का खड़ा होना है ये एरेक्टर प्लाई मसल्स की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद बड़ा सिंपल सा है कि हमारे एपिडर्मिस की और भी मॉडिफिकेशन है। जिस तरह मैं बता रहा था कि बर्ड्स के अंदर फैदर्स होते हैं, हमारे अंदर हेयर्स है, और साथ ही साथ जो है वो नेल्स वगैरह भी एपिडर्मिस से बनते हैं। अब नेल्स में और क्लॉज के अंदर क्या फ़र्क है? ठीक है, तीन चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, नेल्स, क्लॉज और हूव्स। अगर तो नेल उसको कहते हैं जो कि फ्लैट होगा, ठीक है, और हॉर्नी प्लेट्स होती हैं, मतलब कि, और हमारे डिजिट्स मतलब जो फिंगर्स वगैरह हैं, टोज़ वगैरह है, उनके जो टिप के ऊपर, ठीक है, डिस्टल सेगमेंट्स मतलब टिप के ऊपर मौजूद होंगी और इतनी नुकीली नहीं होंगी तो उनको हम नेल्स कह देते हैं। अगर वो नुकीले होंगे, केराटिन के जो सेल्स होते हैं, तो उनको हम क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। और अगर वो राउंडेड शेप में होंगे तो उसको हम हूव्स कह देते हैं, जिस तरीके से बकरियों के अंदर, घोड़ों के अंदर, ठीक है, डंकीज़ के अंदर, ज़ेब्रा के अंदर जो उसके पाँव होते हैं उनको हम हूव्स कहते हैं। शेर हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, उनके क्लॉज होते हैं। ह्यूमंस के नेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरे केराटिनाइज्ड डेरिवेटिव्स भी है मेमेलियन स्किल्स के, और वो है हॉर्न्स। अब हॉर्न जो है वो बताया गया जी, आपने एंटलर और हॉर्न के अंदर जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा बलीन प्लेट्स भी जो है वो मौजूद होती है वेल्स के अंदर, वो भी एक्चुअल में स्किन से ही बनती है। जी ये जी सबसे पहले जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक टूथलेस वेल है जी। ठीक है, इसके अंदर दांत वगैरह नहीं होते, तो इसकी ये जो आपको एक छलनी की तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बेलीन प्लेट्स कहते हैं। ये एक्चुअल में इसको फ़िल्टर करने में हेल्प करती है। इस तरीके से अपना माउथ ओपन करती है, पानी इसके मुंह के अंदर दाखिल होता है, और उस पानी के अंदर से जो भी फिशेस वगैरह होती है वो यहाँ पर फ़िल्टर हो जाती है, और ये उस फिशेस को जो है ना वो खा जाती है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि ये ब्लीन प्लेट्स हैं। दूसरी यहाँ पर पिक्चर जो है वो नेल और क्लास का डिफरेंस बताने के लिए मैंने अटैच की है, कि अगर तो ये मतलब पॉइंटेड नहीं होंगे तो उनको हम नेल्स कह देंगे, अगर पॉइंटेड होंगे तो उनको हम क्लास जो है वो कह देते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर आप हॉर्न्स और एंटलर्स के दरमियान में फ़र्क देख सकते हैं। अगर तो सींग जो हैं वो अनडिवाइडेड होंगे तो वो हॉर्न्स कहलाएंगे, और अगर डिवाइडेड होंगे तो उनको हम एंटलर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है। और जो चौथी पिक्चर थी ये एरेक्टर पिलाई मसल्स के हवाले से थी, तो ये भी हमने डिस्कस की। अच्छा, ये लास्ट के ऊपर जो है ना वो अब हम देखने लगे हैं मूवमेंट और स्पोर्ट के हवाले से,
कि किसी भी एनिमल के अंदर मूवमेंट ऑफ जो स्पोर्ट है वो मुख्तलिफ उसके स्केलेटल सिस्टम्स की वजह से होता है। अब चार तरह के जो सेल्स हैं जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, जिनमें पहला जो है वो अमीबॉइड सेल्स आ जाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हम पढ़ेंगे, सिलिएटेड सेल्स होते हैं, और मसल सेल्स जो होते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक जो इसमें डिस्कशन का है वो ये है कि हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सारे स्केलेटल सिस्टम जो है वो देखने हैं। अब बहुत से जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मौजूद जो बॉडी फ्लूइड है वही उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जिस तरीके में इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सी एनिमोन्स की, स्लग्स की, जेलीफिशेस की, स्क्विड्स हैं, ऑक्टोपस वगैरह, अर्थवर्म, ये सारे वो हैं कि जिनके अंदर इंटरनल सपोर्ट जो होता है वो इनका बॉडी फ्लूइड जो है वो वही इनको बॉडीज के अंदर सपोर्ट कर रहा होता है। कि इनके अंदर ऐसा हड्डियाँ मौजूद नहीं होती बल्कि एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वही इसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऐसा स्केलेटन जिसका जो कोर है जो कि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ हो, चाहे वो वाटर हो, कोई बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ब्लड वगैरह हो सकता है, तो ऐसे स्केलेटन को हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। अब इसमें हम ना बड़ी बेसिक सी एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थवर्म की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जब बारिशें वगैरह होती हैं तो वो मिट्टी में से वो अर्थवर्म जो है ना वो लंबे लंबे से अर्थवर्म्स जो है वो निकल आते हैं। उन अर्थवर्म्स के अंदर अब कोई बोन्स वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो उसकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट किए हुए है? वो एक्चुअल में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से क्या मुराद है कि उनकी बॉडी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड के इर्द गिर्द जो है वो दो तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। वो मसल्स जो लेंथ वाइज मौजूद होंगे उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं, और वो मसल्स जो सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं। अब इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक छोटा सा बलून है, आपने उसके अंदर पानी भर लिया। अब आप क्या करते हैं कि पानी भरने के बाद आप अपनी फिंगर से जब उस बलून को आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि उस बलून की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स ऐसे उसके अंदर कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है। अब इसमें एक बेसिक एग्जांपल आ जाती है सी एनीमून की। आपने हाइड्रा का नाम सुना होगा, तो हाइड्रा की तरह का ही ये सी एनीमून होता है। इसके अंदर भी लिक्विड भर लिया जाता है और उसके बाद जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके तो इसमें मूवमेंट जो है वो जनरेट करवाते हैं। नीचे मैंने यहाँ पर अर्थवर्म की जो है ना वो पिक्चर जो है वो अटैच की है, जो कि आप एफएससी के अंदर भी देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर लिक्विड जो है वो भरा होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, बॉडी फ्लूइड जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके जो सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो अल्टरनेटिवली मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से ये जो अर्थवर्म है ये आगे की तरफ जो है वो मूव करता रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो इसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, जो फ्लूइड है, वो इसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर पिचकने से महफूज रखता है, मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होने से महफूज रखता है। ज़ाहिर बात है जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर कंट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ जो टर्म्स हैं वो आखिरी पैराग्राफ के अंदर हमारे साथ शेयर की गई हैं। ठीक है, आपने वो टर्म्स एज इट इज़ कर लेनी है। अब जब नेक्स्ट जोलॉजी का पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये टर्म्स डिटेल के साथ आपने पढ़नी है कि मुख्तलिफ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैविटीज़ होती हैं जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसिलोमेट्स को देखें, एसिलोमेट्स के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लेनेरिया की आ जाती है कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। तो उनके अंदर जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो गैस्ट्रल वेस्कुलर कैविटी होती है, वही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह बिहेव कर रही होती है। अगर हम निमर्टियंस को देखें जो कि अगेन एक तरह के वर्म्स हैं, तो उनके आगे जो है ना वो एक छोटी सी सूंड लगी होती है, मतलब छोटा सा एक जो उनका आप कह लें कि माउथ के आगे एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम रिंकोसील कहते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि प्रोबोसिस के अंदर मौजूद कैविटी। अगर हम निमाटोड्स को देखते हैं, ठीक है, जिनको हम जो है वो राउंड वर्म्स भी कहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक कैविटी होती है जो कि ठीक तरीके से तो नहीं होती, उसको हम फॉल्स कैविटी कहते हैं, वही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह बिहेव कर रही होती है। अगर हम एनिलिड्स को देखें जिसमें अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं, तो इनके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और वो जो है वो सारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह बिहेव कर रहा होता है। अच्छा, अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर बाकायदा एक कोई डिस्क्रीट एक वाज़ेह कैविटी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ उनमें उनके सेल्स के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि लिक्विड भरा हुआ होता है, और उनके सेल्स ही जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। जिसमें यहाँ पर एग्जांपल दी गई है मुलस्क की। अब मुलस्क के अंदर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आ जाती है स्नेल की। अगर आपने कभी स्नेल को चलते हुए देखा हो तो उसका जो नीचे फुट होता है वो सॉफ्ट होता है, और उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी स्पेसिस के अंदर जो है वो लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता रहता है, चलता रहता है। तो ये बेसिकली आज हमने जो स्केलेटल सिस्टम्स है उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन तक जो है वो कवर किया है।
इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जब हम बाकी के जो स्केलेटल सिस्टम्स है वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।